जय भीम, जोहार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल। भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज हम लोग खास विषय को लेकर एक पंजाब में जन्मे मानवर काशीराम साहब का, जो बहुजनों के जन नेता थे, उनका जन्म दिवस है। इस अवसर पर बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सभी मेहमानों का परिचय करा दूं आज के इस कार्यक्रम में। टी आर खोटे साहब जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। खोटे साहब। जसबीर भाटिया धन्यवाद। साहब जुड़ गए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। अभी मीना पेरियार जी नेपाल से जुड़ी है, उनका भी स्वागत करते हैं। आशीष वर्मा साहब जुड़ गए हैं दिल्ली से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज के इस जी, वर्मा साहब, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सर, थैंक यू। जय भीम। जी, सभी लोगों को आज जय के इस भीम मेरा सर। कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले व्हाट्सएप मानवता चैनल मानवर काशीराम साहब के जन्म दिवस पर उन्हें लख लख बधाइयाँ देती है। और ऐसे महापुरुष जो बहुजनों के उद्धार करता थे और बाबा साहब के विचारधारा को पूरे भारत देश के अंदर में स्थापित करने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे लिए आज का एक बहुत बड़ा गर्व का विषय है कि मानवर कांसीराम साहब के साथ में हम सफर साथी रहे टी आर खोटे साहब, वर्मा साहब, ऋषिकर भारती जी, और भी बहुत सारे जो उनके नक्शे कदम पर उनके संघर्षों में साथ रहे, वो सब हमारे साथ जुड़ गए हैं और हम बारी बारी से उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। तो मैं आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर टी आर खोटे साहब से निवेदन करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम को क्योंकि वो उनके नज़दीक रहे और छत्तीसगढ़ में उनका जो बहुत बड़ा संघर्ष रहा, तो इस पर प्रकाश डालते हुए आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपने विस्तार से बात रखें। टी आर खोटे साहब। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय काशीराम। आज 15 मार्च है और खोटे साहब, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, आपका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लें मोबाइल का। मोबाइल का वॉल्यूम तो बढ़ा हुआ है। अभी ठीक है जी? अभी ठीक है आवाज? हाँ, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि 15 मार्च 1934 को वो खवासपुर, जो रोपड़ जिला में खवासपुर गांव है, वहां पर का जो मंडी है, जगह का नाम है, तो वहां वो पैदा हुए। इनके ये जब पढ़ रहे थे, मैं उस कहानी से शुरू करता हूँ कि एक बार वो अपनी कहानी बताते हैं। उन्होंने काशीराम साहब उन्होंने किस तरह से बहुजन समाज बनाने की दिशा में आए, तो ये विषय समझने का विषय है। हाँ जी, एक मिनट, वो मेरे कुछ साथी आए हुए। पहले वर्मा जी आप थोड़ा सा करिए, मैं कुछ साथी आए हैं उनको ले लूं, तब तक मैं बात कर लेता हूँ। खोटे साहब जुड़ते हैं, तब तक मैं वर्मा साहब से निवेदन करूंगा कि वर्मा साहब, आप मान्यवर काशीराम साहब के इस जयंती के अवसर पर अपने विचार रखें। वर्मा साहब, हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। बहुत सारे साथी आ गए हैं, मैं उनके साथ ही वहीं पर लेकर के आप लोगों से बात कराता हूँ जी। ठीक है? तो मैं इस विषय पे, क्योंकि आज वर्मा साहब बेहतर होता सर, आप ही बेहतर। भाई साहब, मानवता चैनल से ना, तो वर्मा साहब, आपने अपनी बात रखी, प्रोग्राम लाइव है।
जी जी जी, मानवता चैनल का मैं बहुत आभार व्यक्त करते हुए आज के इस प्रोग्राम में जुड़े सभी लोगों को, खुंटे साहब को मेरा जय भीम। जय भीम। बहुत सारे और साथी हैं। आज सभी साथियों को मेरा जय भीम। तो बहुजन महानायक, ये यहाँ पर हमारे बहुजन महानायक रघुनंदन साहू जी है, और ये हमारे अपने इनका सोनकर हैं, गणेश सोनकर जी, ये और खुले साहब उनसे बाद में बात करेंगे, अभी वर्मा जी की बात पूरी होने दे। वर्मा जी अपनी बात रखें। चलिए ठीक है। बहुजन महानायक मानवर काशीराम साहब के 88वें 88 जन्मदिन के अवसर पर मैं उन्हें अपना सत नमन करते हुए सबको उनके जन्मदिन की सबको बधाई देता हूँ। आज 15 मार्च 1934 को मानवर काशीराम साहब का जन्म पंजाब के रोपड़ जिला में खवासपुर गांव में हुआ था। तो उनकी शिक्षा दीक्षा वहीं पंजाब में होने के बाद वो DRDO में नौकरी में थे, और उन्होंने वहां से त्याग पत्र देकर, ये स्टोरी लगभग सबको पता है किन परिस्थितियों में उन्होंने त्याग पत्र दिया। तो आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा, उनका मिशन, और जो उन्होंने बहुजन समाज को बाबा साहब के ना रहने के बाद जिस तरह से ये बहुजन मूवमेंट खड़ा किया, बहुजन मूवमेंट उन्हीं की देन है। तो लोग उस समय ही लोग नारा लगाते थे कि काशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। तो बाबा साहब के बाद एक जो गैप हो गया था, एक जो इस बहुजन समाज में इन जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोगों के द्वारा बाबा साहब के मिशन, बाबा साहब के सपने को पूरा चकनाचूर करने का प्रयास जो कांग्रेस ने किया था, वो मानवर काशीराम साहब ने उनको पुनर्जीवित किया, और इस देश में जगह जगह बिना संसाधन के, बिना पैसे के और अभाव में रहकर उन्होंने पैदल, साइकिल से और जगह जगह पूरे देश में लोगों को जगाया। उनका जो पूरा मिशन है, मेरे सामने खुंटे साहब बैठे हुए हैं, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा, मैंने उनसे सीखा है, बेहतर वो बता सकते हैं, लेकिन जो मिशन है मानवर काशीराम साहब का, वो एक बहुजन नायकों का, हमारे जितने भी बहुजन नायक हैं, चाहे वो बुद्ध हो, कबीर हो, संत रविदास हो, गुरु घासीदास हो, बिरसा मुंडा और पेरियार रामास्वामी नायकर, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ये इनकी विचारधारा के आधार पर, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के आधार पर मानवर काशीराम साहब ने एक संगठन खड़ा किया। सबसे पहले 1978 में, जिसका नाम था बामसेव। मानवर काशीराम साहब की ये सोच थी कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, वो समाज कभी प्रभुता संपन्न या राजनीतिक सत्ता प्राप्त नहीं कर सकता। तो बाबा साहब को पढ़ने के बाद उनके दिमाग में ये बात आई
और उन्होंने गैर राजनीतिक जड़ों को खोजना शुरू किया तो उन्हें कोई जड़ नजर नहीं आई। तो वो ये बात उनके मन में आया कि उन्हें ही ये गैर राजनीतिक जड़ें तैयार करनी पड़ेंगी, जैसा कि बाबा साहब ने सोचा था कि समाज के पढ़े लिखे लोग, उन्होंने शिक्षा पे जोर देकर, उच्च शिक्षा पे जोर देकर उन्होंने 16 लोगों को भेजा था अपने खर्चे से, अपने प्रयास से विदेश में पढ़ने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि वो लोग पढ़ लिख कर भारत में वापस आएंगे और यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है जिसका शिकार ये एक बड़ा वर्ग, एक बहुसंख्यक वर्ग है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, तो उनकी समस्याओं पे मैं अकेला जब इतना कुछ कर पाया तो अगर इतने लोग हो जाएंगे तो हम बहुत आसानी से इस व्यवस्था परिवर्तन के लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। तो इसी सोच के आधार पर मान्यवर काशीराम साहब ने गैर राजनीतिक जड़ों की जो खोज की, उसमें पढ़े लिखे और शिक्षित लोग या जो नौकरियों में हैं, जो किसी प्रकार के कार्य में लगे हुए हैं, तो उन लोगों को जोड़कर ये जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और अपंजीकृत नॉन रजिस्टर्ड एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बामसेब का गठन किया। इस बामसेब का जो गठन था वो समाज की जो वंचित लोग हैं उनकी समस्याओं को, उनके प्रति लोगों को जागरूक करके जो लक्ष्य रखा मान्यवर काशीराम साहब ने, वो व्यवस्था परिवर्तन, वो व्यवस्था कौन सी थी, एक सोशल सिस्टम कौन सा था, उसकी डिटेल में जाना बहुत मुश्किल है, बड़ा कठिन है। लेकिन वो जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो असमानता के आधार पे थी, जो विषमता वाली, जो शोषण वाली, जो मानवता के खिलाफ वो व्यवस्था थी, उसके विरुद्ध यह जो ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया मान्यवर काशीराम साहब ने, वो बामसेब का ऑर्गेनाइजेशन कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन, कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत गंभीर और बहुत अर्थ वाला शब्द है। ये बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत प्रशिक्षित कार्यकर्ता या अनुशासित कार्यकर्ता, तो कैडर के माध्यम से मान्यवर काशीराम साहब ने इन गैर राजनीतिक जड़ों को जोड़ना शुरू किया और बहुत शीघ्र ही, बहुत कम समय पे लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। ये कारवां बहुत मजबूती के साथ, ये खुंटे साहब उसके साक्षी हैं, उस समय के साक्षी हैं जब बामसेब बना, और उसके एक आप स्वयं एक सदस्य हैं, तो संस्थापक सदस्य हैं। तो ये कारवां जो केवल मैं यहीं पे इसको खत्म करूंगा कि कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन ये समाज की समस्याओं से, समाज की जो भी स्थिति है, जो गैर बराबरी या विषमता मूलक समाज था, तो उसकी गहराई को समझना और उसका निदान ढूंढना, ये कैडर का काम था, ये प्रशिक्षण था। और इसके माध्यम से पूरे देश में साइकिल यात्राएं करके, जगह जगह घूम के कैडर लगाया उन्होंने और लोगों को ट्रेन किया और बड़ी तादाद में जुड़े। जी वर्मा साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रतिक्रिया के लिए। हम आपके पास फिर से लौटने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ गए हैं, मैं सभी का संक्षिप्त प्रतिक्रिया ले लेता हूँ।
हमारे साथ जसवी डॉक्टर कृपाल सिंह साहब जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नेपाल राज्य से एक सामाजिक कार्यकर्ता और वहाँ दलितों के लिए काम करने वाली मीना पेरियार जी जुड़ गई हैं। तो मैं बहुत देर से मीना जी जुड़ी हुई है, तो मैं एक नेपाल राज्य जो पड़ोसी राज्य है वहां से उनके प्रतिक्रिया लेता हूँ। मीना जी बहुत स्वागत है, हमें सुन पा रही है तो स्क्रीन पे आए। और मान्यवर कांशीराम साहब को अगर आप जानते होंगे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, तो बहुजन नायक के रूप में उन्हें जाना जाता है, तो उनकी जयंती के अवसर पर कुछ संक्षिप्त में कहना चाहेंगे तो मीना पेरियार जी। जगदीश मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि उन्हीं पे थोड़ा सा जी मैं कर लेता हूं ताकि मैं बिल्कुल करिए, ये खुदे साहब बोले दे देता हूं, क्योंकि काशीराम जी को समझना सबसे बहुत आज मैं 15 मार्च है और मैं पूरे विश्व के जो बहुजन समाज से या उन दलित पीड़ित जो अधिकार विहीन समाज है, तो उनको अधिकार दिलाने की जो सोच है, तो उन सारे लोगों को और जो संघर्ष में लगे हुए हैं उन सारे लोगों को आज मैं बधाई देता हूं माननीय काशीराम जी के जन्मदिन के अवसर पर। और बधाई देते हुए मैं उनको बताना चाहता हूं कि एक ऐसा संघर्ष का शुरुआत है जो मानव को मूल्यहीन बनाया गया था। इस देश में मानव को पूरा मूल्यहीन बनाया गया था। उस मूल्यहीन व्यवस्था को समझा और समझ करके उन्होंने पूरे संत महापुरुषों के आंदोलन को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। ये है काशीराम जी की प्रारंभिक भूमिका। सारे संत महापुरुषों ने उन्होंने जो उनका आंदोलन दो था, स्वाभिमान आंदोलन और झटका खाने से आगे बढ़ना, रिबफ एंड रिफॉर्म मूवमेंट, ये दो तरह का मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया। स्वाभिमान आंदोलन किसलिए कि हमारे संत महापुरुष जितने थे, चाहे संत कबीर हो, संत रविदास हो, गुरु नानक हो, जितने भी, वो कहा करते थे जोन में चिड़िया, केडर कैंप में देते थे तो बोलते थे जोन में चिड़िया को बाज बनावा तो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह का हो तो उसको देते थे। उसी तरह बोलते थे कि हम जब तक एक एक आदमी को शेर जैसे बना ना दें तब तक, और ये केडर जो सिस्टम जो चलाए, तो उसमें एक सोच था और मानवतावादी सोच था। उन्होंने जो केडर सिस्टम में का माध्यम क्या था, हमारा समाज अज्ञान और अनजान। ये ज्योतिबा फूले की कहानी से शुरू होता है। ज्योतिबा फूले पढ़े, जब वो उनको धक्का देके निकाल दिया शादी से, तो वो उस झटका से वो रो रहे थे और दो औरतें जिनके मुंह में हंडी लटका हुआ था, पीछे झाड़ू लटका हुआ था, वो हंस रही थी। तो इससे शुरू होता है। उन्होंने इसको महसूस किया कि देखो मैं रो रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा था और ये औरतें हंस रही हैं क्योंकि इनके बदन में मुंह में झाड़ू है, पीछे है, लेकिन ये हंस रही हैं क्योंकि इनको अपने बारे में जानकारी नहीं। तो अनजान और अज्ञान आदमी हंसता है और जानकार आदमी रोता है। ये बात को उन्होंने, काशीराम जी ने इस बात को महसूस किया और इस बात से उनसे सीखा और इसी बात से बताया। उन्होंने उस आंदोलन को, उनके आंदोलन से साहू जी महाराज पैदा हुए। साहू जी महाराज ने और भी आगे किया। साहू जी महाराज की जो घटना है, तो इन सारे चीजों को मैं विस्तार से अगर जाऊंगा तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी और बताने वाली विषय है। तो साहू जी महाराज ने भी इस बात का महसूस किया और डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने लिखने के लिए उन्होंने स्कॉलरशिप दिया। डॉक्टर अम्बेडकर पैदा हो गए थे 1891 में, 1890 में मैं खत्म हुए ज्योतिबा फुले, 1891 में डॉक्टर अम्बेडकर पैदा हुए और इस बीच में साहू जी महाराज थे 1902 में आरक्षण लागू कर दिया। एक वो देखे कि उनके घर में वो एक ब्राह्मण रसोइया था, वो पानी पीने गए तो वो ब्राह्मण रसोइया उसको बोलता है कि भाई आपने वो अंदर क्यों आए, आप मेरा वो शूद्र हो। आप, वो राजा को बोलता है शूद्र हो और मेरा रसोई घर है, उसके घर, उन्हीं के घर का रसोइया है। वो कहता है कि आप मेरा ये रसोई में आकर के अपवित्र कर दिया और वो गंगा जल लेकर के उसको पवित्र करने लगा। तो साहू जी महाराज को ये बात का महसूस हुआ कि देखो मैं राजा हो करके मैं अपने किचन में पानी पी नहीं सकता, उसको धुलाई कर रहा है, उसको पवित्रीकरण कर रहा है।
तो मेरे जनता के साथ कैसा होगा। इसीलिए उन्होंने 1902 में 50%, 50% आरक्षण की व्यवस्था किया। उस समय क्योंकि 100% ब्राह्मण लोग पढ़े लिखे थे, वही उनके राज का चाहते थे, तो उन्होंने बोला अगर पढ़ लिख जाए, क्योंकि ज्योतिबा फुले के आंदोलन से बहुत बड़ा क्रांति आया, बदलाव आया, शिक्षा का थोड़ा विस्तार हुआ, तो जो पढ़ लिख गए हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। ऐसा करके 50% आरक्षण का व्यवस्था 1902 में किया। तो उसी के चलते उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ाने का बात किया। डॉक्टर अंबेडकर को स्कॉलरशिप दिए। सयाजीराव गायकवाड़ से मिले बड़ौदा के, और उनको मिल करके उनको डॉक्टर अंबेडकर को विदेश में पढ़ने के भेजे। और विदेश में जब पढ़ के आए डॉक्टर अंबेडकर, तो उनके साथ भी घटना हुई थी। एक जो चमार जाति का लड़का था, वो पहले बार मैट्रिक पास हुआ 1916 में, और उसकी स्वागत करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर उस समय एमए क्वालिफाइड थे, उनको बुलाया गया था। तो डॉक्टर अंबेडकर को महसूस हुआ, देखो समाज को पहले बार मैट्रिक पढ़ा, उसके स्वागत के लिए मैं एमए, क्योंकि महारों में वो कॉमन था, शिक्षा उस समय तक कॉमन हो गया था, लेकिन समारोह में पहले बार मैट्रिक पढ़ा। तो ये उन्होंने, उनमें भी एक भावना थी, तो सबको समाज पूछना चाहता है, ये बात महसूस किया, तो मुझे कुछ करना चाहिए। उसी से डॉक्टर अंबेडकर को फर्स्ट इंडिया एक्ट से और साइमन कमीशन का रिप्रेजेंटेशन हुआ, फिर गोलमेज परिषद आया। इन सारी बातों में आकर के 1947, 1947, 1949, 1950 में जब संविधान बना, संविधान के आते आते बहुत सारी व्यवस्था बदलाव आ गई। आरक्षण का व्यवस्था लागू हो गया, SC ST OBC की बात बन गई, डिप्रेस क्लास के लोगों के लिए बहुत सारे कानून बने। इन सारे बातों का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं। अब काशीराम जी का, डॉक्टर अंबेडकर का निधन हो गया 1956 में, 6 दिसंबर 1956 को। तो वो उस समय काशीराम जी देहरादून में पढ़ रहे थे, MSc कर रहे थे। उनके साथ में एक प्रमोद कुमार नाम का वो था, राहड़, प्रमोद राहड़ करके था, वो भी पढ़ रहा था उनके साथ। वो सीनियर था, वो IFS की तैयारी करते, इंडियन फॉरेन सर्विस का तैयारी। 6 दिसंबर को हुआ तो वो रोने लगा, बोला मेरा बाबा गया, बाबा चला गया, बाबा गया, रोने लगे। तो काशीराम जी उसी हॉस्टल में बोले अरे बाबा चला गया, कौन बाबा? बाबा को जानते भी नहीं थे, बाबा को वो जानते नहीं थे कि कौन बाबा। बाबा चला गया तो भाई चला गया, तो क्या करना है? तो बोला मैं शादी कर चुका हूँ, और लेकिन मैं अगर सब इसको काम करना है तो मुझे अपने परिवार नहीं बसाना है, मुझे समाज के लिए काम करना है। उसने, काशीराम जी ने उनके परिवार को बुलवा करके उनको करवाया, कि स्वीकार करवाया कि भाई तुम आगे परिवार नहीं बढ़ाएंगे, इनको समाज के लिए काम करने। प्रमोद कुमार राहड़ को जो मैंने तैयारी कर रहे थे, उनको बाबा साहब मिशन को चलाने के लिए इनको पूरा स्वतंत्रता होगा, ये कहानियां बताते हैं। लेकिन क्या हुआ, वो IFS बन गए। जो बच्चा पैदा नहीं करने वाले थे, उन्होंने 6 बच्चे पैदा किए, और इंडियन फॉरेन सर्विस में अमेरिका और कई कंट्रियों के वो राजदूत बने, एम्बेसडर रहे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का मिशन वो छोड़ दिए, बच्चे पैदा करके परिवार चलाने में और चलाने में लग गए। किसी से बोले कि जो बोलना करने में कितना अंतर है, डॉक्टर उसी से सबक सीखा उन्होंने कि यदि तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल जाते हैं, और तमन्ना झूठी हो तो बहाने भी मिल जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ये पूना में नौकरी करते थे, काशीराम जी किरकी फैक्ट्री में। वहां छुट्टी रखा, घोषणा हुआ, घोषणा जो छुट्टी का घोषणा हुआ, क्या हुआ कि 2 नान महार थे और 42 महार थे वहां किरकी फैक्ट्री में। 42 महारों ने सब मिलकर के काशीराम जी के पास आके बोले कि भाई देखो, हम लोग महारों में लीडर नहीं बनना, हम नहीं होना चाहते, जो वर्क्स कमेटी का मेंबर नहीं बन सकेंगे, इसलिए हम इनको दीना बाना को रख दो। दीना बाना नान महार था, स्वीपर कम्युनिटी का था, राजस्थान का। तो उन्होंने काशीराम जी के पास आके बोले भाई, काशीराम जी भाई मैं 42 के लोग हैं, इनको बनने दो, मैं क्या बनूंगा, एक जने हूँ। वो बनना नहीं चाह रहे थे, लेकिन काशीराम जी के कहने पर वो बन गए। और बनने के बाद उन लोगों ने, पूरे महारों ने उनके ऊपर दबाव डाला
कि बुद्ध जयंती की छुट्टी और अभी अम्बेडकर जयंती की छुट्टी घोषणा करवाओ, और घोषणा करवा दिया। ये बात मैनेजमेंट को महसूस हुआ। तो मैं बात बता रहा हूँ कि काशीराम जी की उत्पत्ति कैसे हुई और काशीराम जी ने इतने बड़े आंदोलन कैसे खड़ा किया। तो सारे महार बुद्ध जयंती और अंबेडकर जयंती को उन्होंने मैनेजमेंट ने प्लान कराया कि इस दिन जो भी जो ज्वाइन करेगा उसको एक्स्ट्रा छुट्टी, एक दिन 2 दिन छुट्टी मिलेगा और ओवर टाइम भी मिलेगा। ऐसा करके घोषणा कर दिया। तो सारे महार ऑफिस में उसमें चले आए, छुट्टी ड्यूटी में। छुट्टी का घोषणा कराने के लिए प्रेशर डाला दीना बाना को, लेकिन वो चले आए। दीना बाना नहीं आया क्योंकि वो वर्क्स कमेटी का मेंबर था, इसलिए उसने मैं घोषणा करवाया हूँ, मैं जाऊंगा करके नहीं गया। और उसके ऊपर में चार्ज लगा दिया कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं करके उल्टा लिखवा दिया। इसके उसका सस्पेंशन का घोषणा करने का मैनेजमेंट ने घोषणा दिया कि तुमने गलत लोगों को बहका करके जबरदस्ती घोषणा छुट्टी करवाए हो। और सारे लोग अटेंड कर लिए, 42 महार अटेंड कर लिए थे। ये कहानी है। ये जानिए कि ये अम्बेडकर मूवमेंट के साथ कैसे हुआ। अम्बेडकर का नाम लेने तो काशीराम ये केस चला गया कोर्ट में। डॉक्टर दीना बाना से पूछने लगे, तू डॉक्टर अम्बेडकर को जानते हो? बोले कि मैं भी नहीं जानता हूँ। मैं तो बोले कि मैं भी नहीं जानता हूँ। बोले मैंने सुना था। बोले 6 दिसंबर को वहां पर मैं देहरादून में एक घटना हुई थी तो राणा प्रमोद कुमार राण की बताए, इससे ज्यादा मैं जानता नहीं हूँ। तो वहां से उन्होंने किताब लाया, ए रिलेशन ऑफ कास्ट। डीके खापर्डे थे, वो लोग जाते थे, वो भी रहते थे। डीके खापर्डे लोग तो साहब को भगा देते थे, शहरों को। बोले तुम लोग धोखा दिए हो तो वो भगा देते थे। लेकिन उसने रिलेशन ऑफ कास्ट किताब को जब देखा, पढ़ा, तो उनमें क्रांति आ गई। बाबा साहब ने वो सब करके गया है, वो सब रास्ता बता के गया है, इसके ऊपर लाखों लोग कुर्बान हो जाएं तो बड़ी बात नहीं है। ये शुरुआत। और उन्होंने एक फैक्ट्री छोड़ करके पहले आरपीआई को करने को आए। आरपीआई को तैयार करने के चक्कर में पूरे सारे लोगों को, जो बड़े बड़े नेता थे, उन लोगों से मिले, भंडारे और बहुत बड़े लोग थे, उन लोग गवई सबसे मिले। जो पुराने नेता थे आरपीआई के, उन सबसे मिले। वो लोग समझौता किए कांग्रेस से। 500 उसमें 521 सीट था, तो 520 सीट पे उसमें पार्लियामेंट में 521 सीट था। तो 521 सीट में से 521 सीट में एक सीट में आरपीआई लड़ेगा और 520 में कांग्रेस लड़ेगा। ये यूपी गठबंधन हो गया। काशीराम जी ने इससे सबक सीखा। देखो, बोले अम्बेडकर का मिशन को लेके एक सीट में समझौता हो गया। कितने बड़ा। और अम्बेडकर को कोई जानते नहीं। मैं खुद ही नहीं जानता था अम्बेडकर को। मैं 1980 तक मैं जानता ही नहीं था। 1978 के 1980 में जाकर के जब काशीराम जी के संपर्क में आया, तब हमने डॉक्टर अम्बेडकर को समझ पाए। तो मेरा कहने का मतलब, डॉक्टर अम्बेडकर को भूल चुके थे लोग। 1956 के बाद से लेकर 1978 के आते तक डॉक्टर अम्बेडकर को लगभग पूरी, जैसे ज्योतिबा फूले जितने संत महापुरुष हैं, उनको न संत कबीर, संत कोई किसी की भी नाम लेने वाला नहीं था। उन सारे लोगों को जिंदा करने में काशीराम जी का बहुत बड़ा योगदान। आज जो क्रांति देश में नजर आता है, आज जो क्रांति नजर आता है, उस क्रांति के योगदान में काशीराम जी ने पूरे एक हर समाज के संत महापुरुष, यहाँ के, चाहे उत्तर भारत का हो, दक्षिण भारत का हो, पूरा चाहे उधर का बंगाल का हो, आपने सुना होगा हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर, उधर आपने क्या नाम बोलते हैं वो त्रावणकोर का जो है ना, उधर का नारायण गुरु, पेरिया रामास्वामी नायकर, ये सारे जितने भी संत गुरु थे, इधर गुरु नानक, संत रविदास, संत कबीर, इन सारे के आंदोलन को अध्ययन किया और समाज में उनकी बातों को लाए और ला करके बताए कि देखो, हमें इस देश में हमारा अधिकार छीना गया है, हमें इंसान नहीं समझा जाता। वो पेन से ऐसे पेन पकड़ करके, एग्जाम्पल दे करके, ऐसे पेन लेकर के पूरी आंदोलन चला गया। टोटल आंदोलन काशीराम जी का एक पेन से चल गया। ये उनकी खासियत। इसमें बताते थे ये 15% लोग हैं, ऊपर ऐसे हाथ ऐसे रख के वो बताते थे, ऐसे हाथ में ये 15% लोग हैं, मुट्ठी भर लोग, और 85% समाज
6000 टुकड़ों में बटा हुआ है। ये 15% लोग इसीलिए डरते हैं क्योंकि पीछे इसीलिए ये बदलाव चाहिए, सामाजिक परिवर्तन की बात करते थे। ये खड़ी व्यवस्था गलत है, ऊपर वाला मजा ले रहा है और नीचे वाला दबा हुआ है। इस खड़ी व्यवस्था को इस तरह बताते थे कि ऊपर वाला मजा ले रहा है और नीचे वाला दबा हुआ है। इस दबा वाला व्यवस्था इंसानी व्यवस्था नहीं है, अमानवीय व्यवस्था। हम मानवतावाद की बात कर रहे हैं, मानवता चैनल की बात करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये खड़ी व्यवस्था जहां भी एक इंसान के ऊपर बैठा हुआ है, एक जाति दूसरे जाति के ऊपर बैठा हुआ है, ये तो इंसानी वाली व्यवस्था हो नहीं सकता। एक ऊंचा है एक नीचा, ये कैसे होगा? तो इन्होंने कहा कि ऐसे व्यवस्था लाओ, समानांतर रहना चाहिए। तो इसीलिए जब हम ऊपर उठते हैं तो इनको गिरने का डर लगा। जब ऐसे चलेंगे तो ये तो नीचे आएगा, यहाँ से ये पकड़ के बताते थे। इसीलिए ये चिल्लाते हैं ना 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 ना, क्योंकि इनको गिरने का डर होता है। इसलिए बोलते हैं नहीं भाई, व्यवस्था तो मत छोड़ो, ऐसी रहने दो, पड़े रहने दो। आज भी वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग इस व्यवस्था में बदलाव लाना नहीं चाहते, इनको हक और अधिकार नहीं देना चाहते। आज एन प्रकार किसी भी तरह सत्ता में वो बने रहना चाहते। काशीराम जी ने अधिकार युद्ध का सूत्रपात किया। डॉक्टर अंबेडकर ने उन्होंने चेतना जगाया, उन्होंने रिकॉर्ड में ला दिया आरक्षण की व्यवस्था और व्यवस्था को लाया। लेकिन काशीराम जी ने उसको जमीनी धरातल पे अगर ये कहा जाए कि लेनिन और स्टालिन कहा जाए इंडिया का, रूस का, तो डॉक्टर काशीराम जी है, लेनिन और स्टालिन है जी इंडिया का। समझ रहे हैं? ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ के लेनिन और, क्योंकि मार्क्स की थ्योरी को जमीन धरातल पर लेनिन और स्टालिन ले लाया वहां। आज इंडिया में अंबेडकरवाद को जमीनी धरातल पर लाने वाला व्यक्ति, उनका नाम है काशीराम, जिन्होंने मानवता का बात सिखाया, इंसानियत की बात सिखाया और सारे संत महापुरुषों के महत्व को बताया। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मैं धरातल पर जब चर्चा हो रही है, अमेरिका के जब हम मानवता चैनल से हम बात कर रहे हैं और विश्व धरातल पर बात कर रहे हैं, तो ये आंदोलन को समझना। जो एक लेडी थी वो जो पूना में रिसर्च कर रही थी, तो उस लेडी का नाम मैं क्या नाम है, अमेरिकन लेडी थी, आई थी मेरे साथ। 1 हफ्ता गुजारी वो पूरा समझने के लिए, 1 हफ्ता। और उसने अपने थीसिस बदल दिया, और थीसिस बदल के उसको पूरा सिस्टम को करना पड़ा, बदलाव लाना पड़ा। आज वो किताब लिखी हुई है इसमें जाति व्यवस्था के ऊपर में, और पॉलिटिकल थॉट्स है उसके ऊपर उन्होंने बुक लिखा है। तो ये जो परिवर्तन का जो आज जो बात चल रहा है, आज भी देखिए, आज भले जो भी हो, जैसा भी आज नेतृत्व के अभाव के कारण आज भले ही बहुजन समाज कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, कमजोर नहीं है। विचारधारा में बहुत मजबूती है, पूरा छाया हुआ है। धीरे धीरे वो आज सोशल मीडिया में पूरा छा चुका है। आज हर आदमी अपने अधिकार के प्रति सजग है। विश्व के लोग, केवल इंडिया ही नहीं, आज विश्व के लोग हर, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट हो, चाहे यहाँ पर SC ST OBC है, ये सारा जो, चाहे बुराकुमिन कम्युनिटी, अमेरिका जापान की बुराकुमिन कम्युनिटी हो, इन सब के सब लोग इस तरह के आंदोलन से प्रभावित हुए हैं। और इस आंदोलन को, काशीराम जी के आंदोलन को, बहुजन आंदोलन को आज भी बहुत बड़ी मान्यता देते हैं। तो बहुजन नायक हैं काशीराम जी, बहुजन समाज के नायक पैदा करने। बहुजन शब्द लाया, कैसे लाया बहुजन शब्द का? इतने भी जो संख्या में वो बहुत जने लोग, आप प्रजातंत्र में बुढ़े साहब, हम आपके पास फिर से लौटने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हमारे साथ और भी कुछ मेहमान हैं, उनकी भी हम संक्षिप्त प्रक्रिया ले लेते हैं, फिर बाद में लौटेंगे आपके पास विस्तार से। हमें बहुजन समाज की प्रजातंत्र में आज जरूरी है और बहुजन ही
देश में कब्जा आपकी किया हुआ आवाज कट के भी आ रही है, इसलिए मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैं अगले और भी वक्ताओं का प्रतिक्रिया ले लेता हूं। मैं मीना जी जुड़ गई है। मीना जी अपनी बात रखें। आप नेपाल से हैं और एक दलित समाज के संदर्भ में आप नेपाल में काम करती है, सोशल एक्टिविस्ट है। मीना जी बहुत अच्छे सुन रहे हैं। जगदीश सर, सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो हर वक्त हर प्रोग्राम में नेपाल से भी हमको जुड़ने का अवसर जो प्रदान किया जाता है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और नेपाल की तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। इधर आप जिस विषय में चर्चा कर रहे हैं उसके विषय में हम नए हैं, उसकी हमको जानकारी नहीं है। हालांकि ये पीड़ित वर्ग जो है, जो राज्य की संरचनाओं में जिसको विभेद करके रखा हुआ है, उन लोगों को राज्य की मूल प्रवाहीकरण में समेटने का जो अभियान उन्होंने किया है, जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा से हम काशीराम जी साहब का जन्मदिन है जी, काशीराम साहब का, बहुजन नायक जी। तो उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि बहुजन समाज के लिए उन्होंने जो अपनी योगदान दिया है, आज उसी की बदौलत बहुजन समाज आगे है, जुड़ पा रहा है, राजनीति में आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आज उनका जन्मदिन की शुभकामनाएं आप लोगों को देना चाहते हैं। इसके अलावा हम आज सुनेंगे खाली आप लोगों को। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मीना पेरियार जी नेपाल राज्य में बहुत ही दलितों के ऊपर हो रहे अन्याय जुल्म को लेकर लगातार आवाज उठाती हैं और वहां संघर्ष कर रही है। एक बहुत बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता है। बहुत शुक्रिया मीना पेरियार जी। मैं आज के इस कार्यक्रम में पंजाब से हमारे 2 मेहमान जुड़ गए हैं। हेलो, हमारे साथ पंजाब से 2 मेहमान जुड़ गए हैं, कृपाल सिंह साहब और जसबीर भाटिया साहब। क्योंकि पंजाब की धरती से रामदासिया सिख परिवार में जन्मे मान्यवर काशीराम साहब भारत के बहुत बड़े बहुजन नायक के रूप में उन्हें जाना जाता है। तो मैं जसबीर भाटिया साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो उनकी विचारधारा थी, जो महान पुरुषों की विचारधारा को लेकर मान्यवर काशीराम साहब इस भारत भूमि पर उन्होंने जो एक जड़ स्थापित किया और समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में सतत प्रयास करते रहे, तो इस संदर्भ में मैं भाटिया साहब से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। जसबीर भाटिया साहब, आज के उनके जयंती के अवसर पर हमारे देखने सुनने वालों को मैसेज दें। सत श्री अकाल, नमस्कार जी। कुंटे साहब और वर्मा साहब से उनके इतिहास के बारे में जान के बहुत प्रभावित हुए हैं हम जी। सच्ची बात यह है कि देखें, शिक्षा की बात करी है उन्होंने। हम पंजाब में पढ़े हैं, लुधियाना में पढ़ाई हुई हमारी गवर्नमेंट कॉलेज में, चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई हुई। कभी भी किसी इतिहास में श्री काशीराम, मान्यवर काशीराम के बारे में कोई जानकारी नहीं। तो इसका ये क्या मतलब निकलता है कि जो सत्ताधारी हैं वो ऐसे महापुरुषों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं देना चाहते। यही सबसे बड़ी समस्या है। उनके साहब ने अभी कहा कि गुरु गोविंद सिंह के बारे में चिड़ियों से बात लड़ा हूं, तभी नाम गुरु गोविंद सिंह कहा हूं जी। इस बात को लेकर मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। ये जो उत्थान है हमारे बहुजन समाज कह ले या जातिवाद के विरुद्ध, ये गुरु नानक ने शुरू किया 500 साल पहले। वो आप सब जानते हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा। उनका जीवन भर का जो साथी था, जो साथ में उनके साथ भ्रमण करता था, जाता था, सारे हिंदुस्तान में, दुनिया में गए, भाई मर्दाना, वो भी चाहे मुसलमान थे लेकिन वो भी छोटी जाति के थे। मरासी कहते हैं हम उसे। मरासी लोग गाने बजाने में बहुत रखते हैं, वो भी मुसलमानों में भी छोटी जाति कही जाती है।
चाहे मुसलमानों को नाम नहीं दिया जाता। तो गुरु नानक के जन्म से ही हमेशा जो पीड़ित लोग थे उनके साथ भी खड़े हुए। उस जीवन में उन्होंने गुरबाणी में भी लिखा हुआ है, हम तो नीचों से नीच के साथ हैं, अमीरों से हमें क्या लेना देना है, समझे ना। तो उसके बाद चलते चलते गुरु गोविंद सिंह की बात कही आज कुंटे साहब ने, तो इस विषय के बारे में ये जाना कहा कि वो जो 5 उन्होंने पहले प्यारे बनाए थे, उन 5 में से 4 जो थे सभी के सभी छोटी जाति के थे, दलित समाज के थे या बहुजन समाज के थे, जैसे भी कहें आप। तो उनको जब अमृत दिया गया तो वो वाकई ही शेरों की तरह लड़े। जब अनंतपुर साहिब के बाहर हमला हुआ, मुगलों ने किया, और उसके बाद फिर दूसरी जगह पर हमले हुए, तो लाखों की तादाद में जो मुगलों की सेना थी उनके साथ जाके गुरु साहब के बड़े बेटे के साथ जाके वही 5 प्यारों में एक उनके साथ लड़े। लाखों की तादाद के सामने 2-4 लोग लड़े। ये हिम्मत, ये करेज, ये साहस कैसे आया? कि गुरु गोविंद सिंह ने उनके मानसिक परिवर्तन किया कि तुम लोग शक्तिशाली हो, आपकी शक्ति आपके अंदर दबी हुई है, उसको बाहर निकालना है। तो मैं ये इसलिए ये कह रहा हूं कि आज भी उसी बात की जरूरत है कि हमारे बहुजन समाज को ये समझना है कि वो दलित नहीं है। लोगों के कहने से वो दलित नहीं हो जाते। उनको अपनी सत्ता, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है। तो उसके लिए जैसे आप जानते हैं, मैं हमेशा शिक्षा की बात करता हूं इस प्लेटफॉर्म में। तो संगठन और शिक्षा, काशीराम जी चाहे वो भी सिख परिवार में पैदा हुए, लेकिन वो भी सिखों में भी दलित समाज आज तक भी है। हमें इसी बात की शर्म है कि गुरु नानक साहब के पर्याय हो के भी हम लोगों में अभी भी लोगों को दलित समाज कहा जाता है, लेकिन वो बड़े शर्म की बात है। लेकिन फिर भी उनको पूरी शिक्षा का है अधिकार है, सभी अधिकार हैं। तो फिर भी काशीराम जी देखो कितनी अच्छी पढ़ाई की है, ऊंची पढ़ाई की है। तो फिर मैं यही कहूँगा कि काशीराम के इतिहास को जानना ही काफ़ी नहीं है, उसको इतिहास को समझ के सारे भारत के जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज है, उनको संगठित होना है और काशीराम जी से प्रेरणा लेके शिक्षा करें, जितना भी हो सकता है एक दूसरे की मदद करें शिक्षा लेने में, और अपने इतिहास को जाने, अपनी जो वास्तविकता है उसको जाने। हम क्या हैं? हम आदिवासी हैं, हम भारत के आदिवासी हैं, हम भारत के असली मालिक हैं। तो उनको सत्ता में आना होगा। जब तक वो पढ़ लिख के आगे नहीं आएंगे, सत्ता में नहीं आएंगे, तभी इस समाज का परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि बिना राजनीति शक्ति के बगैर उत्थान भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो सत्ता है उन लोगों के हाथों में है जो इस समाज को ऊपर नहीं आने देना चाहते। उसका इलाज यही है, जैसे अब किसान मूवमेंट हुई, किसान का आंदोलन चला। किसान लोग कौन है? सारे के सारे किसान लोग छोटी जाति के हैं, क्योंकि उनको हमेशा ही मजदूर, मेहनतकश लोग कहा गया। उनको अनस्किल्ड लेबर कहा जाता है। ये जो हमारे सत्ताधारी हैं उनको अनस्किल्ड लेबर बोलते हैं जी। तो अभी उन्होंने ये प्रदर्शन किया है कि जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी आवाज में ताकत है। तो यही जरूरत है। तो श्री काशीराम के इस जीवन से प्रेरणा लेकर के सारे ही भारत की बहुजन समाज को इकट्ठा होना है, शिक्षित होना है और आगे राजनीतिक दौर पर भी आगे आना है, तभी इस देश का उत्थान होगा। अदरवाइज नहीं तो बस वैसे ही चलता रहे। तो इतना ही कहूंगा इस वक्त। धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने कम शब्दों में बहुत ही
हमारे देखने सुनने वालों को उनकी जयंती के अवसर पर बहुत बड़ा मैसेज दिया है। उनकी जीवनी से हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। हमारे साथ आर वर्मा साहब, मैं नहीं, खुडे साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं तो उनके साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ गए हैं, तो उनमें से कोई अगर और भी बोलना चाहते हैं। आपके हाउस में बहुत गेस्ट आए हुए हैं जो काफी बुद्धिजीवी लोग हैं, तो वो भी कांशीराम साहब के जयंती के अवसर पर संक्षिप्त में अपनी थोड़ी थोड़ी बातें रख सकते हैं, बारी बारी से अपने परिचय देते हुए। मैं खुडे साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जयंती मानवर कांशीराम की जयंती के अवसर पर उनके विचारों को साझी करें। ये सारे साथी जो बैठे हुए हैं ये सब जी। बहुजन समाज के कर्मठ कार्यकर्ताओं में से हैं। जी। और सबके सब मैंने इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग। तो ये आप अपना परिचय दो, अपना परिचय दे और अपनी बात रखें आज के इस महत्वपूर्ण डिबेट पर। बोलो। मेरा नाम गणेश सोनकर है। मैं यहाँ पत्रकार की बैठे में मेरा खुद का वेब पोर्टल भी है और मैगजीन भी है, काफी न्यूज चैनलों में और समाचार पत्रों में काम करता हूँ। देखिए, कांशीराम साहब जी का आज जन्मदिन है, हम मना रहे हैं, लेकिन जिस मूवमेंट को लेकर कांशीराम साहब चले थे वो मूवमेंट कहीं दिखता नहीं है जी। उनकी जयंती पर हम तमाम बुद्धिजीवियों को, उनके अनुयायियों को ये सोचने की, समझने की जरूरत है कि जिस मूवमेंट को लेकर चले थे, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे वैचारिक आंदोलन हो, वो दिखता कहीं पर नजर नहीं आता है। तो ये हमारी जो इतने बड़ा विरासत जो हमको मिला है, हमको कहीं ना कहीं उसको मूवमेंट करने की जरूरत है, उसको एक्टिव करने की जरूरत है। बिना एक्टिव करे हम जो है उसका सिर्फ भजन गाते रहेंगे, उनका माला अर्पण करते रहेंगे और हासिल कुछ नहीं होगा। जी जी, बहुत शुक्रिया। बहुत आपने बहुत ही ज्वलंत मुद्दों को छुआ है। मैं और भी साथियों से चाहूंगा कि उनके जयंती के अवसर पर जो कांशीराम का मिशन है वो कहाँ पहुंचा है और किस परिस्थिति में है। जी, सभी साथियों को सादर जय हिंद। माननीय कांशीराम आपके 88वें, मेरा नाम MP मधुकर है। मैं माइनिंग इंजीनियर हूँ और बहुजन समाज पार्टी का मैं महासचिव रहा हूँ पूर्व में, और मैं फुल टाइमर बहुजन समाज पार्टी का यहाँ छत्तीसगढ़ में काम करता था। आज जो पार्टी के जो हालत जो दिख रही है, इस बात का मैंने विरोध किया। मैं सुधार की बात किया कि मुझे पार्टी से निकाल दिया गया जी। साथियों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, माननीय कांशीराम साहब तो भारत में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचार को लेकर के उसको समाज में गली गली, गांव गांव घूम घूम करके उन्होंने एक प्लानिंग के तहत, एक सिस्टम के तहत इस बात को लोगों को समझाने में उन्होंने बहुत कम पीरियड में, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बनाया, एक नियम बनाया, उस सिस्टम के तहत बहुत कम समय में संतों, गुरुओं, महापुरुषों के विचारधारा को समाज में ला करके और इन संतों, गुरुओं, महापुरुषों की बातें, उनके सपनों का भारत कैसे बन सकता है। तो जब उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को स्टडी किए तो पोलिटिकली जो मास्टर की राजनीति एक गुरुकिल्ली है जो अपने भाषा में मान्यवर साहब बोलते थे, जिसके माध्यम से सारे समस्याओं के ताले खुलते हैं। इन सारे तमाम बातों को आप लोग जानते हैं, वह खुद ही जानते हैं, लेकिन वर्तमान में कांशीराम साहब के चले जाने के बाद, सन 2003 के बाद में मायावती जी को कांशीराम साहब के जगह में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करने का मौका मिला, तो निश्चित रूप से यह काम और आगे बढ़ना चाहिए, इसका ग्राफ बढ़ना चाहिए। तो मायावती जी ने कांशीराम साहब के जितने अनुशासित लोग थे, जितने अनुशासित
सदस्य थे उनको एक एक करके निकालने का काम किया और उसी के परिणाम स्वरूप आज ये रिजल्ट आया है। ये उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आया है, लेकिन यह रिजल्ट बहुजन समाज के लिए एक फाइनल रिजल्ट नहीं है। मान्यवर कांशीराम साहब का आंदोलन आज बिखरा हुआ है, उसको संयोजक बन करके एक सूत्र में पिरोने की जरूरत है और हम सबको मान्यवर साहब के बताए अनुसार गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करके फिर से हमें बैकअप करने की जरूरत है। इस काम को साथियों हमारे छत्तीसगढ़ के खूंटे साहब जैसे बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, इन लोगों के रहते हम इस काम को बखूबी हम निभाएंगे, ऐसा हम सबका सोच है, हम सबका ऐसा मन है। यही बात कहते हुए माननीय कांशीराम साहब के 88वें जन्म दिवस के अवसर पर आप सभी साथियों को कोटि कोटि बधाई देते हुए मैं सादर जय भीम कहता हूँ। जय भीम, जय भारत। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सुरेखा रामकृष्ण जांगड़े जी पत्नी जुड़ गए हैं। मैं एक मिनट की बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो हम वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की तरफ से पूरे विश्व के लोगों को कांशीराम जी के जन्मदिन की बधाई देते हैं। दूसरी बात जो भाई साहब बोल रहे थे ना कि भाई एक होने की जरूरत है, जरूरत तो है, करेगा कौन इसको काम को? मतलब दूसरी बात ये है कि जो बड़े बड़े लीडर बने बैठे ना आजकल की डेट में, जितने भी संगठन चल रहे हैं उनके अंदर घमंड और लालच भरा हुआ। उनका लालच घमंड कौन दूर करेगा? तो ये जो घमंडी और लालची लोग जब तक लीडर रहेंगे ना बने हुए, तब तक ये समाज एक नहीं हो सकेगा और ना ही जीत हासिल होगी। जब ये घमंड को लालच को छोड़ करके एक साथ इकट्ठे आएंगे तो ये ब्राह्मण 3% बैठे हैं बोले शैतान के जो पूछ है ये मतलब राज कर रहे हैं, इनको तो उखाड़ के फेंक सकते हैं। तो सबको घमंड और लालच छोड़ करके एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, तभी इस मामले तो काम स्टार्ट कर दिया इसमें। लेकिन इन लोगों को सोचना चाहिए कि इसमें मतलब ये बहुजनों की जो शक्ति है उसको बांट रखी लॉटरी के कारण ये लोगों का पैसे भी खा रहे हैं, दिमाग भी खा रहे हैं और बर्बाद भी कर रहे हैं। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इस पर हम काम करने की जरूरत है। थैंक यू जी। मेघराज जी बहुत शुक्रिया। मैं गोपाल ऋषिकर जी हमारे साथ बहुत देर से जुड़ गए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम पर अपनी विचार रखें। गोपाल ऋषिकर साहब। हाँ, मैं काफी ट्राई कर रहा था और लिंक जुड़ नहीं रहा था और इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन देखो बड़े मुश्किल से फिर इसको ये जूम की मीटिंग में ना एक सारा ऐसी होता है और गूगल वगैरह में तो ठीक। देखिए आप लोगों ने आज माननीय कांशीराम साहब के जन्म दिवस के ऊपर में सबसे पहले तो मैं हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं सभी साथियों को और खासकर हमारे वरिष्ठ और हमारे फाउंडर जो इस मूवमेंट के हैं खूंटे जी और तमाम साथी जो यहाँ पर बैठे हैं। देखिए हम लोग अभी चर्चा का बिल्कुल ये जो चर्चा तो होना चाहिए, लेकिन चर्चाओं के अलावा अब हमारे पास समय बचा नहीं है। अगर हम इसी प्रकार से लापरवाही करते रहेंगे तो फिर हम लोग 2024 के बाद में सीधे हम 500 साल से भी ज्यादा के लिए हम मनुस्मृति में चले जाएंगे। आज हमारे कई लोग जो हैं जो बड़े बड़े रिटायर्ड हुए या और भी जो धन दौलत बना के रखे, उनको ये तय करना होगा कि अभी जो ये प्रयोग हुआ था नोटबंदी का, तो ये सारी चीजें हमारी हड़प लेने की जो साजिशें जो चल रही है इसके ऊपर हमको सोचना पड़ेगा। और दुख की बात यह है कि अभी हम लोग पूरे समाज जो है एक पार्टी के ऊपर भरोसा करते रहा कि चलो भाई हमने जो पार्टी बनाया बहुजन समाज पार्टी, और जो संगठन है उसमें कई टुकड़े हुए हैं निश्चित रूप में। लेकिन ये है कि हम केवल अब जैसे सवर्णों की मान लीजिए हम अगर 15% की बात करते रहें तो उसमें उनने अभी कम से कम जो है 15 पार्टियां उनकी है और 2 पार्टी सबसे बड़ी पार्टियां हैं। तो हम बहन मायावती या जो भी है साथी हमारे जो काम कर रहे हैं उनके बारे में न बोलते हुए, हम पार्टियों के फैक्ट्री हैं, हम लोग पार्टियां बनाने वाले और हम लोग फाउंडर लोग रहे हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि जितना तेजी से हो सके, अब हमारे पास में ब्रांड केवल बाबा साहेब के नाम से ही हमने बहुजन समाज पार्टी भी बनाया, बाबा साहेब की मिशन के नाम से। तो मेरा कहने का है कि अभी हमको पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। तो हम जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ में नुकुल देव ढीडी जी
और बाबा साहेब अम्बेडकर की पार्टी के वो ये थे। तो अभी हमने पहले भी कई लोगों को बोला, अभी चंद्रशेखर ने भी एक पार्टी बना ली। अक्सर हम बताते हैं कि आरपीआई टुकड़े टुकड़े हो गई, फलाना करते करते हमने भी मतलब बताया लोगों को, और हम अपने नेताओं को छोड़ के जो वहां पे हमने एक पार्टी बनाया, तो क्या आज उसके कितने टुकड़े हुए होंगे आप सोचिए। काशीराम जी ने खुद कहा था कि मेरे तो जीते जी टुकड़े कर दिए भाई, बाबा साहेब के तो मरने के बाद आरपीआई के टुकड़े हुए थे। तो टुकड़ा टुकड़ा की बात न करते हुए हमको कोई भी एक टुकड़ा, जो हमारे जो बहुजन समाज पार्टी बनाने वाले जो लोग हैं, अगर ये आज भी खड़े हो जाएं तो देखिए हम लोग, वो एक अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, हम जहां खड़े होते हैं वहां से लाइन शुरू होती है। तो देखिए हम जो खड़े हो गए ना, तो इतने से में हम लोग जो है एक पूरे देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आज भी बाबा साहेब की पार्टी को हम खड़ा कर सकते। जरूर नहीं कि उसमें कोई महाराष्ट्र का ही लीडर हो या कोई हो, हम लोगों ने फाउंडर्स डाला है। इसलिए मैं आज भी कहना चाहता हूं कि अभी हमने केवल 1% केवल दिया है बहुजन समाज पार्टी को, 100 में 1 रुपए दिया है, तो इतनी बड़ी नेशनल पार्टी बनी है। हमारे पास 99 रुपया अभी बचा है साथियों, ये बात को आप समझ लीजिए। और जब तक के समर्पित लीडरशिप, काशीराम जी की जयंती मनाना यानी हमें अपने आप को समर्पित करना है। उनने अपनी माँ बाप की मैयत में नहीं जाना, शादियों में नहीं जाना, ये तमाम प्रकार की, जब तक के अब भी हम किस्म किस्म के टुकड़ों को जोड़ने की जो बात करते हैं, अगर टुकड़े टुकड़े 0 से 0 मिलाएंगे तो 0 ही होगा। हमें यह तय करना होगा कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को हम इसलिए मानते, उन्होंने कहा था कि मैं अगर कुछ नहीं कर पाया, अगर आजाद नहीं किया तो अपने को गोली मार दूंगा। काशीराम जी ने भी कहा था कि मैं ये 3 चीजें जो मॉरल जो है, शादी नहीं करूंगा, किसी की मैयत और इस कहा कि मतलब सम्मेलनों में नहीं जाऊंगा, और निजी संपत्ति नहीं बनाऊंगा। देखिए मैं बीएसपी में फिर से जुड़ा तो उस समय बहन जी ने कहा था लखनऊ में, देखिए मेरे सामने की बात है कि जिस तरह काशीराम जी ने प्रण किया था कि मैं अपने परिवार के किसी को भी हम पदाधिकारी नहीं बनाएंगे पार्टी का, लेकिन आप देखिए कि उसके बाद में बिल्कुल 2 महीने के बाद में जो जयप्रकाश जो थे उसको राष्ट्रीय संयोजक बनाया, उसके बाद में उसको फिर हटाने के बाद में परिवार को डाल दिया। तो देखिए आज मायावती की हमारे को आलोचना करने का समय नहीं है, हम लोगों की बनाई हुई वो मायावती जी है, और 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ की संपत्ति अगर रख भी लेती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम अभी इतना भी कर सकते हैं कि हम अभी रातों रात अगर आज कसम खाते हैं तो कल जो है हम लोग यहाँ पे 2023 में मैं चुनौती देता हूं कि ऐसी लीडरशिप सामने आए, अगर कोई नहीं आता तो सब मुझे मान लीजिए। मैं भी समर्पित काशीराम जी के साथ में, काशीराम जी ने मुझे कहा था कि तुम क्यों बैचलर हो, मुझे बुलाकर दिल्ली में कहा था, मैंने कहा भाई मैं आपको प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा तब शादी कर लूंगा या जो भी कर लूंगा। लेकिन आज काशीराम जी हमारे साथ में नहीं है। हमने तो उसी समय उनको कहा था कि मायावती को आप जो बहुत ज्यादा बढ़ावा जो दे रहे हैं वो मतलब मिशन के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है, यहाँ तक कि हमने दाऊराम के बारे में भी कहा था। तो साथियों आज जो है बड़े वंडरफुल हमारे साथी यहाँ पर बैठे हैं, और निश्चित रूप में आज भी उनके अंदर जज्बा है, जुनून है, और अगर हम चाहें आज भी तो है, आज भी अगर हम घोषित करें ये सारे फाउंडर लोग अगर निकल के, तो 1-1 लाख रुपए देने वाले कम से कम 10,000 लोग सारे भारत में निकल सकते हैं। हमको 500 करोड़ रुपया की जरूरत है। 500 करोड़ रुपया में हमने कहा कि 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक के डोनेटर जो है आज 10-10 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी बना के रखे। कई प्रकार के लोग बने। पार्टी बनाना हमारे लिए बहुत आसान चीज है। बाबा साहेब अम्बेडकर का ब्रांड जो है आज सारे दुनिया के अंदर तैयार हो रहा है। अब बाबा साहेब का नाम लेके आम आदमी पार्टी ने पूरे पंजाब में सरकार बना दिया। तो आप देखिए कि हमको अभी जो है तत्काल जो है, मैं तो कहता हूं कि जितने भी टुकड़े हैं या तो टुकड़ों को एक कर लीजिए। आज के विषय पर एक करिए। हाँ, तो आज का सब्जेक्ट यही है कि हम लोग जो माननीय काशीराम जी के बारे में को पूरा ये जो सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया गया था, लेकिन आज जो है मैं तो ये कह रहा था कि आपने सारी चर्चा की होगी। चर्चा का मतलब विषय मुझे नहीं दिया गया था। जयंती के बारे में जो बताया गया था कि आज उनकी जयंती पे उनको श्रद्धांजलि अपने जो है नमन करेंगे, तो नमन तो है ही, लेकिन काशीराम साहब की जयंती मनाना यानी इस देश के अंदर एक संकल्प करने की बात होती है। और वो संकल्प ऐसा है कि हमें 2000 जिंदा करना है, हमें मानवतावाद को वापस जिंदा करना है। हाँ, तो वो एक ही चीज है कि आपके पास सबसे बड़ी चीज अभी ये है कि हमारे पास में देखिए, हमारे पास में क्या है, देखिए जिंदा करने के लिए प्रयासरत करना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। हाँ जी, ठीक है, गोपाल जी की बात पूरी होने दें।
मेरा ये कहना है कि देखिए हमारे पास में अभी चर्चाओं का अब समय नहीं रहा। चर्चा बिल्कुल सिंपल होना और एक लीडरशिप। आप खूटे साहब जानते हैं कि मैं आज बैचलर रह के काशीराम जी के पास में, अगर मेरा तो ख्याल है कि मायावती और हम ही दो बचे थे। मायावती का तो आप जानते निजी मैंने तो अभी तक की कोई निजी संपत्ति बनाया नहीं हूं। तो एक लीडरशिप कोई भी आदमी आ जाए, जैसे बाबा साहब के जैसे परिवार को भी त्याग करने वाले हो, जो अपने बच्चों को कुर्बान करके आ जाए, तो मेरा ख्याल है कि ऐसे कोई अभी मुझे नजर नहीं आता। अगर कोई नहीं मिलता, मैं तो कहता हूं हम आपके बीच, हम तो अभी भी कहना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के सीएम के रूप में, छत्तीसगढ़ के मतलब भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में कोई अगर ऐसा आज भी आता है, तो हमारे पास इतना माहौल है बाबा साहब अम्बेडकर का जो बना हुआ कि हम आज भी 2024 में अगर हमारे सारे लोग अगर समझ जाते हैं तो हम प्राइम मिनिस्टर बना सकते। इतनी ताकत हमारे अंदर आज खड़ी हुई है। ये बात को आप समझ लीजिए। हम अब क्या है, देखिए अभी वो एक आक्रमण कर रहा है, हम बचाओ बचाओ की मुद्रा में जा रहे हैं। हमें केवल डिफेंसिव नहीं होना है, हमें जो है ऑफेंसिव आक्रामक बनना पड़ेगा। और आज जो है उनका मुंहतोड़ जवाब हमको देने की तैयारी करना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि आज जो इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि हम ना केवल भाजपा को हटाने की, बल्कि उनके वो जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हमको हिंदुत्व को हटाना पड़ेगा। और सारे लोगों को जो है ये तय करना पड़ेगा कि आज जो है अगर वो पॉलिटिक्स में हिंदुत्व को लाते हैं, राम को लाते हैं, तो हमें उनकी डेफिनेशन बताना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया है कि भाई ये जो है हिंदू कोई धर्म नहीं है। फिर हमको धर्म काउंट करने की बात करती है। हमारा कोई आदमी अगर इसके बारे में बात बोलता है तो उसको धर्म के नाम पे ऑब्जेक्शन लगाया जाए। आ रही है गोपाल ऋषिका साहब, आपकी आवाज कट के आ रही है। अच्छा, आवाज कुछ आ रही है कि मतलब डिस्टर्ब आ रहा है कि आवाज आ रही है, क्या है? आवाज कुछ आ रही है कि नहीं जा रही है? भी नहीं आ रही क्या कुछ आवाज? मैं अमेरिका हूँ, मेरी आवाज बड़ी क्लियरली आ रही है। ऐसी बात नहीं। मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी हमारे पास में एक जो है, अभी कोई एक कांशीराम नहीं बन सकते, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बन सकते। हमको एक ग्रुप लीडरशिप में आना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा। जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी, वामसेफ, DS4 बनाए हैं, और आज जो है ये मिशन केवल, हम तो कहना चाहते हैं कि हमारे इस कारण जो है, अगर हम बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाते तो भाजपा नाम की पार्टी जो है कभी 2 कौड़ी की पार्टी इस देश की सत्ता में नहीं आती। ये बात आपको समीक्षा में लाना पड़ेगा। अभी हमको काशीराम जी के आज ये उनके मिशन को ज्यादा हम फोकस करें तो आज अच्छा रहेगा। आज का दिन खासकर नहीं, अब मिशन की बात तो यही है कि अब मिशन तो अभी हमको, अब हमारा मिशन ये है। हेलो, हम टॉपिक से अभी हटना ना तो अच्छा रहेगा। नहीं, अब मिशन की तो बात मैं कह रहा हूँ। मिशन में क्या है कि अगर हम जो हमारा एक टारगेट हो कि अभी अब क्या मिशन की अब बात करें कि अभी इसमें, अभी देखिए, अब हमने अभी प्रोग्राम क्या लिया है कि हमने राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा बनाकर हम सारे संगठनों को, हेलो आवाज, आपने जो आपका प्रस्ताव, आपने जो प्रस्ताव रखा है, बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है। और ये अमल करने के लिए अलग से बैठने का है, ये मंच नहीं, ये जगह नहीं है हम इस पर चर्चा करेंगे, बल्कि हम उसको आने वाले समय में चर्चा करने का प्रयास करेंगे अलग ढंग से। और वो हमें क्लोज डोर मीटिंग में हमें अपने डिसाइड करना होगा। हमें भी पॉलिट ब्यूरो बना करके अपनी मिशन को आगे बढ़ाना होगा। आज काशीराम जी के मिशन को हमें फिर से बहुजनवाद को तैयार करना हमारे लिए ज्यादा जरूरी। आज उनके जयंती पर हम कैडर सिस्टम को रिवाइव करना, को मजबूत करना, मानव अधिकार, हमारे अधिकार को कैसे हासिल करना है उसकी तकनीक तैयार करना, हमारे जो बटे हुए हैं छोटे छोटे मंच पे बटे हुए हैं टुकड़े में, हम पहले जाति में बटे थे, आज मंचों में बटे। हमें इन सब चीज को खत्म करके एक मंच पर आना होगा, ऐसी सोच बनाना होगा, तभी बहुजनवाद कामयाब होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए हम करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करना शुरू करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी, हमारे साथ सुरेखा रामकृष्ण जांगड़े जी जुड़ गए हैं। मैं चाहूंगा कि उनका भी प्रतिक्रिया हमें मिल जाए आज के प्रोग्राम पे। सुरेखा जी। मैं सुरेखा रामकृष्ण जांगड़े। हेलो, मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ, आ रही। आप सभी को जय भीम और काशीराम साहब की जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। और मेरा परिचय तो जांगड़े जी से ही है, रामकृष्ण जांगड़े से ही मेरा परिचय है।
मैं उनकी पत्नी हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं अपने बारे में जानकारी दे देती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं जो रशिया में पढ़ते हैं, MBBS कर रहे हैं। और मैं तो बस एक ही चीज जानती हूँ कि बाबा साहब को कांसीराम जी ने ही हमको बताया था उनके बारे में, और संविधान के बारे में बताया था, और उसमें हमारे क्या हक और अधिकार है उसके बारे में बताया था, और हमको स्वाभिमान से जीना सिखाया था। और मैं बस एक ही मैसेज देना चाहूंगी। मैं बहुत छोटा सा संक्षिप्त में देती हूँ भाषण, मेरे को ज्यादा तो आता नहीं है अभी, है ना जी। मैं बोलती हूँ कि पढ़ेंगे जब ही हम खड़े होंगे तब हम लड़ेंगे, और लड़ेंगे जब तक हम नहीं लड़ेंगे तब तक हम नहीं जीतेंगे। इसलिए हमको लड़ना है और जीतना है। मैं आप लोग के साथ हूँ। आप लोग जो भी डिसीजन लेंगे मैं आपको धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। जगदीश, अपने पास समय है? नेटवर्क में कोई दिक्कत है? नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? हाँ, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं चाहूंगा कि आप खुटे साहब, आपके साथ जो और कोई मेहमान बच गए हैं वो अपनी संक्षिप्त में प्रतिक्रिया दें। सारे साथी चले गए अभी तो, कोई बात नहीं, फिर उनको बुलाएंगे। एक्चुअल में आज काशीराम जी का हम जन्मदिन मना रहे हैं। हम ये सोच के कि उन्होंने एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया है देश में, और उस आंदोलन से एक मानवतावाद विकसित हुआ है, मानवतावाद की चर्चा हुई है देश में। ये एक बहुत बड़ी आज मानवता चैनल के लिए महत्वपूर्ण रखता है, और हमें इस मिशन को कामयाबी की और कामयाबी तभी हो पाएगी कि उनकी जो टेक्निक जो उन्होंने जो डेवलप किया। हमें अज्ञान, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है अज्ञानता और अनजानापन। अभी सुरेखा बोल रही थी, गाड़े वो बोल रही थी कि हमारा अज्ञानता और अनजानापन अभी भी हमारा समाज का 80-90% लोग अशिक्षा और अज्ञानता, अशिक्षा के कारण अज्ञानता और अनजानापन के शिकार हैं, और जिसका लाभ ले रही है। तो हमें अशिक्षा को प्रशिक्षित करके, क्योंकि जिस तरह का शिक्षा हमें चाहिए वो शिक्षा डिग्रियों में नहीं मिलता, वो हमें प्रशिक्षण के माध्यम से केवल हमें तैयार करना होगा, और डेडिकेटेड कैडर तैयार, अनुशासित और डेडिकेटेड तैयार करना होगा कैडर, ताकि हम इस अपने मिशन को कामयाब ले पाए। और गैर राजनीतिक, ये कैडर ही गैर राजनीतिक जड़ को मजबूत करेगा, यही गैर राजनीतिक जड़ है। जैसे ही कैडर सिस्टम समाप्त हुआ है, हमारी विचारधाराएं समाप्त हुई है। इसीलिए मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, नाम लेना नहीं चाहता। उनकी जितनी समझ है उन्होंने अपने ढंग से काम किया, इसीलिए वो भी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने जितना बर्बाद कर सके वो भी कर डालें। वो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। सुख और नुकसान, हमें बर्बादी से भी सीखना हो, सबक सीखना हो। मैं दोष नहीं देता, बर्बादी को दोष नहीं देना चाहिए, उससे सबक सीखना हो। आज 10% उत्तर प्रदेश में हमारा वोट गिरा है जी, आज इतनी बड़ी संगठन तैयार होने के बावजूद भी, तो इससे सबक सीखने वाली बात है। आखिर क्या कारण है? हमारा ग्राफ साइकिलिंग इफेक्ट हो गया। आंदोलन को हम सामाजिक आंदोलन को सड़कों पे नहीं ला पाए। हमारा सबसे बड़ा कारण है, जब हम लोग तब आगे बढ़े जब सामाजिक आंदोलन सड़कों में था, और सड़कों में था तो इसीलिए राजनीति कामयाब हुआ। हमने सामाजिक आंदोलन सड़कों से, घर में कमरे में बंद हुआ, दुश्मन सड़कों में आ गए, दुश्मन सड़कों में आ गए, वो हम पे छा गए, दुश्मन सड़कों पे आ गए, वो हम पे छा गए। इससे सबक सीखना है। काशीराम जी यही बताते थे, इसी बात को बताते थे कि आप सीखो, दुश्मन के चाल से सीखना है, दुश्मन के चाल से सीखना है। तभी दुश्मन की चाल को जब समझ पाओगे तभी उनको आप मात दे पाओगे। यही वो गुरु गोविंद सिंह जी की कहानी बताते थे। तो ये मैं बात कहना चाहता हूँ कि ये उनकी काशीराम जी का आंदोलन है, निश्चित रूप से
बहुत बड़ा मानवतावादी आंदोलन रहा है। हम एक संकल्प लेके चलें कि हम उनके आंदोलन को फिर से पटरी में लाने के लिए उनके प्रशिक्षण सिस्टम है उसको हम डेवलप करें, गैर राजनीतिक जड़ को मजबूत करेंगे, ऐसी मेरा सुझाव और सलाह है। और आज के इस दिवस पर, माननीय काशीराम जी के जन्म दिवस के ऊपर पर मैं पूरे देशवासियों को, दुनिया भर के लोगों को, चाहे बुराकुमिन हो, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट जो लड़ाई लड़ने वाले हो, जो भी मानव अधिकार की बात करने वाले लोग हो, उन सबको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जी बहुत शुक्रिया आज के इस कार्यक्रम में जुड़े सभी मेहमानों का, जसबीर भाटिया साहब का, ऋषिकर भारती जी का, वर्मा साहब का, और भी खोटे साहब के साथ आए सभी मेहमानों का, सुरेखा जांगड़े जी का, कृपाल सिंह साहब का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। नेटवर्क का इशू भी है, हमारा टाइम भी खत्म हो गया। आने वाले समय धन्यवाद। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस ऑफ मानवता चैनल में देख रहे कार्यक्रमों को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। वाहिगुरु जी का खालसा, जय भीम, जोहार, सतनाम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय काशीराम। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऋषिका जी, अगले बार मिलते हैं, करेंगे बिल्कुल अपन अलग से बैठ के चर्चा करेंगे। हाँ नहीं, अब यही है कि अब एक एजेंडा, एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाइए। देखिए काशीराम साहब का मतलब टाइम बाउंड प्रोग्राम है ना। अब हम अपनी गति से चलेंगे तो नहीं होगा, दुश्मन की जो गति है वो क्या करना चाहता है, तो हमें उस गति को देखना पड़ेगा कि वो 24 में है ना। तो अभी देखिए हमारा कहना है कि हमको निराश बिल्कुल नहीं होना है, हमारे पास अभी भी ताकत है। अभी भी आपको अपनी एनर्जी के हिसाब से जो आपने किया है, अगर हम अभी भी आप एक तय कर ले तो आप फाउंडर है हमारे इस पूरी मूवमेंट के जो है। अभी पूरे लोग अब आउट है उनसे जो है, तो हम आज भी बना सकते हैं। लेकिन हमारे जो अलग हुए लोग हैं ना, वो यूनाइट नहीं है। तो उन्होंने अभी तक के हमने दूसरों को, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। नहीं, अभी हमको उसकी बात नहीं है, धन्यवाद कि अभी आपको सामने आना है ना। अभी आप प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हैं कि नहीं, हमको ये देखना है कि आप एजुकेटेड है, दुनिया का आप अच्छी लीडरशिप हो सकते हैं। हमको अभी क्या है, मोदी को हटाना है तो मोदी के बराबर का हमको प्राइम मिनिस्टर चाहिए। एक अभी हमको सीएम यहाँ का बनाना है तो सीएम का हमको ये करना पड़ेगा। देखिए आपको अगर हमको हिंदुत्व को हटाना है तो हमारे पास में बुद्धिज्म, हमारे पास में दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्था हमारे पास में है। और हम केवल डिस्कर्स और इसमें हम लगे हुए हैं। क्या नहीं दिया है बाबा साहब अम्बेडकर ने। काशीराम जी भी तो अंतिम में जो है बुद्धिज्म लाना चाहते थे इस देश के अंदर, कि भाई वो तो बनाना, इसीलिए तो वो मारे गए ना, या मर गए या जो भी हो गया उनके साथ में। वो तो चैलेंज किए थे कि मैं 10 करोड़ तो अपने जीते जी मतलब बनाऊंगा, अगर मैं सत्ता में आ गया तो सारे देश को करूंगा प्रबुद्ध भारत। क्या आपको मालूम नहीं कि नागपुर के अंदर जो उसने घोषणा किया था कि मैं जैसे जाऊंगा और 2006 के अंदर जो है मैं 2 करोड़ तो केवल चमारों को वहां से उत्तर प्रदेश से बदलूंगा, तो 10 करोड़ तो उनके खड़े हो जाते। तो वो आम्बेडकर पार्क क्यों बनाया था उनने? आम्बेडकर पार्क इसलिए बनाया था कि वहां एक साथ में 20 लाख लोग कम से कम दीक्षा ले लें। हमारे पास अभी सत्ता को हासिल नहीं कर सकते तो हम कम से कम अभी अपना हिंदू तो न रहे ना। हम तो कहते सिख बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, ईसाई बन जाओ, अगर नहीं आता है तो सतनाम को धर्म बना लो। लेकिन जो पहले से बाबा साहब की बात कहते हैं तो बाबा साहब ने धर्म हमको दिया है। आज के डेट में आपको हिंदुत्व के मुकाबले में बुद्धत्व को हमको लेना पड़ेगा। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में हमको अपने बाबा साहब की रिपब्लिकन पार्टी को लाना पड़ेगा। हम जरूर नहीं कि हम प्रकाश आंबेडकर को यहाँ का नेता बनाते, हमको अपने को उठाना पड़ेगा। हम उसके लीडर रहेंगे, आप रहेंगे उसके लीडर, और हम खड़े हो जाएंगे। आज की डेट में क्या प्रॉब्लम है हमको भाई, हमारे पास में सारा अभी भी हमारे पास फोर्सेस हैं हम लोगों के। लेकिन क्या होता है जब आप राजनीति की बात नहीं करते हो तो लोग बोलते हैं अरे ठीक है भाई ये राजनीति नहीं करते, तो फिर कांग्रेस जाते हैं, भाजपा जाते हैं। भाई बसपा से आदमी छोड़ के भाजपा में जा रहा है। लेकिन अगर हमारा भी एक मतलब बफर होता कि हम मतलब एक रिपब्लिकन पार्टी के नाम से अगर बाबा साहब की क्रेडिट भी जाती कि यार चलो इनने एक गुट बनाया, एक गुट माना जाएगा, हमको भी मान ले। लेकिन आज कांग्रेस के भी कितने गुट हुए हैं, उन गुटों के में मतलब कितने गुट हैं जो कभी कोई गुट जो है बंगाल में सरकार बनाया, किसी गुट ने जो है एनसीपी ने महाराष्ट्र में बनाया। तो ये हो सकता था। अभी हम और गुटों को हम बोलते हैं कि भैया तुम जीवन में कम से कम एक सांसद बनाने की तो कोशिश करो, अगर पार्टी बनाए हो तो इतना भी आएगा। 543 सीटें हमारे पास में,
अभी से हम प्रयास करें कि 2023 हमारे लिए अभी आ रहा है, हमको छत्तीसगढ़ में एक अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। पूरी जो नेशनल ताकतें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगर हम प्रयोग किए तो हमारे पास 1 लाख लोग ऐसे जो 1-1 लाख रुपए दे सकते हैं। 10-10 हजार रुपए देने वाले हमारे पास अभी 10 लाख लोग मिल सकते हैं। 10 करोड़ लोग पढ़े लिखे आज सक्षम लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने तैयार किया। उसमें से कुछ लोग जो है आज क्या हुआ, कट गया क्या आवाज कट सब गया लोग एक हो जाइए, पहले सब लोग एक हो जाइए, जितने मिशनरी लोग हैं संगठित तो हो जाएं। शिक्षित हो गए हैं, संगठित नहीं हो पा रहे हैं। संगठित सब है, जितने संगठन बनाए सब संगठन ही बना रहे हैं मैडम। अब हमको क्या इनको जब अब नहीं नेशनल अभी आप देखिए संगठनों में आज भाजपा आज भी 40 पार्टियों का गठबंधन करके सरकार बनाई है। हम क्यों नहीं कर सकते? 100 पार्टी का बनाइए ना आप, और एक पार्टी की एक मतलब 543 सीटें हैं, तो उसमें बोलिए कि एक सीट वाला भी एक अगर आता है। अभी देखिए आपने कितने मतलब उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी से गठबंधन किया है जी, नहीं भारतीय जनता पार्टी ने। वैसे ही संगठित हो जाए, वैसे ही संगठित हो जाए, बिल्कुल वो तरीके संगठित हो जाए। क्यों नहीं? आज भी हमारा कहना है कि पहले तैयारी कर लीजिए। आज आप हमारे इतने महान लीडर की आप ये है पत्नी है, हमको गर्व होता है कि आज आप अभी 2023 में आपको कैबिनेट मंत्री, हम तो राम जांगड़े जी को मैं बोला कि आप ये कब तक के सामाजिक कांग्रेस पार्टी आपको महत्व नहीं देने वाली है। इसलिए हमारा हमेशा मतलब ये रहा है कि आप हमारी अपनी पार्टी हो सकती है किसी तरह से। आप तो हम तो कहते हैं हाथी छाप नहीं है तो कुत्ता छाप में हम जिताएंगे, लेकिन आपको जिताएंगे। हमारे साथ में वो रहे थे वो। अरे हमने काशीराम जी को हमने बढ़ाया जी। काशीराम जी को कोई यहाँ पे पंजाबी कहाँ से आ गया, हमको छत्तीसगढ़ में बोलते थे। हमने काशीराम जी का प्रदर्शन किया और बाबा साहेब को भी हमने लाए यहाँ पे। हम फाउंडर हैं। फूटे जी के 2 बजे रात को जाते थे, अपनी पत्नी को उठा के हमको खाना खिलाते थे। वो कहाँ गए फूटे हमारे? आज हम बचपन से हम भी मिशनरी घर से ही हैं, हम भी जानते हैं। यही तो मेरा कहना। आज क्या आपका हौसला टूट गया क्या? आज अगर आप देखिए कि आज आपका हौसला टूटा नहीं है, बल्कि हमारी संपत्तियां और भी हमारे लोगों की बढ़ी है। हमने अपने लिए कहाँ बनाया? आपने बताइए, रामकृष्ण जांगड़े जी ने अपने आप को बनाने में कोई खर्च किया क्या? दूसरों को बनाने में खर्च किया। जब नौजवान लड़का मेरे पास आया था, दाऊराम रत्नाकर और ये 2 लड़के आए थे, और मैं रायपुर में जब काशीराम जी का प्रोग्राम लाके मैं छोटे छोटे बच्चों का नाटक तक करवाता था, तो उस समय रामकृष्ण जांगड़े आया था। मैंने कहा ये लड़का एक दिन यहाँ का छत्तीसगढ़ का जांबाज लीडर बनेगा है। तो आप देखेंगे कि उस समय ऐसी स्थिति उसको बताएंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। वो लड़का इतना जाबाज था, उनको मतलब जो है कि एक हमारे साथी ने किसी को नहीं पनपने दिया, किसी लीडर को। तो हमारा कहना है कि आज भी हमारी ताकत है। हम लोग छत्तीसगढ़ में 2023 में, मैं तो नहीं कह सकता कि हम सीएम हमारा हो जाएगा, लेकिन हमारा अगर गठबंधन हमारे बिना कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाएगी, ये मैं चैलेंज करता हूँ। आप जैसे सर पुरानी बात नहीं। अभी मैं 2023 का एजेंडा बना रहा हूँ। अभी से लग जाइए और अभी से लग के आप नई शुरुआत करिए। हाँ, नई शुरुआत यही है कि अभी हमको अभी से तैयारी करेंगे तब तो हम जाएंगे ना। और आपका पॉलिटिकल पावर इस मास्टर की। काशीराम साहब ने एक ही स्पष्ट बात कहा था कि आपको राजनीतिक सत्ता ही, अभी हमारी बिजनेस, अभी हम अपन होटल खोलते हैं तो लोग हमारे खिलाफ मतलब छूत है करके हमारे लोगों के होटल नहीं चल पाते, बिजनेस नहीं चल पाती। इसलिए हमारे पास अभी वोट का अधिकार है। वो वोट का अधिकार भी अभी एनआरसी के माध्यम से खत्म कर दिया जाएगा। ये बात हमको क्यों नहीं समझ में आती हमारे लोगों को कि कितने दिन तक कैसा सोचते रहेंगे। अरे भाई, आपको हमको जो है उनका पूरा एजेंडा है कि हमारे लोगों को, अभी तो मुसलमान को टारगेट बताया जा रहा है, लेकिन असली तो अछूत है ना। इस देश में जिन्होंने बड़े बड़े पद हासिल किए हैं, जिनको बनाना पड़ता है वोट लाने के लिए, उनको भी मुर्गी दाना जो 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो का खिलाया जा रहा है, ताकि उनको आने वाले समय में खत्म कर दिया जाए। तो ये बहुत बड़ी साजिश है। मेरा एक ही कहना है कि आपके पास, हमारे पास अब चर्चाओं का टाइम नहीं, केवल अभी ये करना है कि आप एक सीट जो है अभी से तय कर ले, और हमको पूरी मूवमेंट, उसी से क्या मूवमेंट बनती है। अब हम कहेंगे कि मानवता क्या है भाई? बौद्ध धर्म आएगा तो मानवता आएगी। अगर सतनाम जो है, एक ऐसे कितने सतनाम है अभी अपने पास में, पंजाब में भी सतनाम की बात करते हैं, कबीर जी भी है। तो नदी में समुद्र नहीं मिलता मैडम, समुद्र में नदी को मिलना पड़ता है। आज यूनिवर्सल चीज है हमारे पास में। अगर ठीक है, नहीं तो अभी हमारे पास और भी धर्म है, उनको भी जा सकते हैं। हम तो कहते हैं सिख बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, लेकिन हिंदू रहना नहीं है। इस विषय के ऊपर हम चर्चा बाद में करेंगे। नहीं, ये विषय इसी में अभी तो अलग से चर्चा कर रहे हैं ना। हमारा कहना है कि आपके पास में अगर समाज को आप विजन देंगे तो आपके पास क्या चीज है? अधूरी कोई चीज मत छोड़िए ना। आपको समग्र आंदोलन पे आइए। समग्र आंदोलन में आपको यही तो हुआ कि काशीराम जी चले गए दुनिया से। वो तो गनीमत है कि बाबा साहब ने बौद्ध बन के हमको हिंदू से अलग, और हिंदू का मतलब ही चोर होता है।
हिंदू का मतलब ही आज नीच होता है। हम क्यों आजादी? सर मैं समझती हूँ कि ये जो आप बातें बोल रहे हैं ना, वो सारे लोग समझते हैं, सारे मिशनरी है, सारे ये बातों को समझते हैं। अरे मिशनरी नहीं है मैडम, अभी क्या है देखिए, हम आजादी चाहते, गुलामी क्यों नहीं छोड़ना चाहते? हमको शर्म क्यों नहीं है कि बाबा साहब के साथ में हमारे पुरखों ने क्यों नहीं मतलब धर्म को बदला? इस बात का शर्म होना चाहिए हमको। आज हम कहते हैं कि अभी समय क्यों बीता है हमारा। ये काशीराम साहब ने हमको यही कहा कि नहीं, हम देखिए हमारे अपने नेता की भी आज हम कहना भाई, आज आप बैठे हैं काशीराम साहब की, एक बात आप समझ लीजिए, नहीं, अरे मिक्सअप की बात नहीं ना, आप कितना समय लगाएंगे जी? हमारा कहना एक तो काशीराम साहब रहे नहीं, इस बात का हमें तकलीफ है कि आज वो एक पर्सन था जिसके द्वारा हम खड़े थे कि हम भी अभी बौद्ध नहीं बन पाए हैं। मेरा कहना है कि हमने और अगर ऐसा किया तो फिर आपको ये बोलने की भी आजादी खत्म हो जाएगी, इसको समझिए आप, है ना। अगर आप मतलब एक मुख्यमंत्री बनाने से बेहतर है कि आप एक परिवार को जो है हिंदू धर्म से अलग हटा के आप उसको मानवतावाद, भी बौद्ध धर्म का मतलब क्या है? कोई धर्म थोड़ी है, वो तो मानवता का एक प्रतीक है? वो तो मानवता बनाने, आप मानवता की बात करते तो मानवता आएगी कैसे? मानवता तो तभी आएगी ना। सबसे बड़े धर्म वाले, ये सनातन धर्म वाले बोलते हैं कि सनातन धर्म जीवन की पद्धति है, तो हम भी वैसी बोले ना सर, बुद्ध धर्म को वैसी बोले हम भी, ये जीवन जीने का एक वो है। तो क्या है तो फिर वो तो उसमें, अरे बोलने में क्या है, बस हमारा इतना है कि आप क्या है क्या नहीं उसकी बात छोड़ के मेरा कहना है कि आप हिंदू काउंट मत छोड़ो सर, धर्म का बात नहीं, धर्म की नहीं, आप तो धर्म की बात छोड़िए, तो फिर हिंदू धर्म में क्यों हो? फिर आप हिंदू धर्म क्यों लिखते हो? नहीं, आप धर्म की बात छोड़ दो। बोलो ऐसा बहस नहीं करते हैं। नहीं, बहस नहीं, ये हमारी यही कमीनापन है हमारा। नहीं, आप इसको आजादी देता है, जब आप आजादी चाहते हैं, लेकिन क्यों अभी हमको तकलीफ क्यों है कि हम हिंदू क्यों है? इस बात पे आपको तकलीफ क्यों है कि हमको आरक्षण हट जाएगा? हमारे ये है ना जिसके आधार पे आज हमारे नहीं, तो आरक्षण नहीं है तो आप हिंदू धर्म में क्यों है? हिंदू धर्म में मुद्दा नहीं है ना सर, ये नई शुरुआत करने के लिए इसी बहस में फिर पड़े रहेंगे क्या अपन? एक ही है, अब जो बुद्धिस्ट नहीं है हमारा लीडर ही नहीं है। या तो सतनाम धर्म को सतनाम बनाइए, गुरुओं को बोलिए कि आप जाके अभी भी कैसे कम से कम इनके जैसे। आरक्षण की जरूरत है सर, जरूरत बड़ा मुश्किल। मैं थोड़ी बोलता हूँ कि आप बौद्ध बनेंगे तो आपको, अरे बौद्ध बनेंगे तो बौद्ध बनेंगे तो आरक्षण नहीं होगा। धर्म को छोड़ देते हैं, धर्म का बात को छोड़ देते हैं। आपका केवल एक ही काम है कि हमारे को, आप देखिए भाजपा सीधे हिंदुत्व, ऋषिकर जी भाषण से काम नहीं चलता, हमें तैयारी। अरे भाषण की बातें नहीं है, आपको समझना होगा कि आपको भाजपा हिंदुत्व को लेके जा रही है ना। आपका सारा जो अरे आप 85 आपकी बात को मैं कहना चाहता हूँ, टाइम आपके पास नहीं है ना, मेरे पास में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा सीधा हिंदुत्व को लेके खड़ा है भैया हमारे खिलाफ। देखो आप, हम क्या होता है, हम अननेसेसरी विषय के ऊपर हम चर्चा हम अभी तक हम ग्लोबल चर्चा में हैं, कोई कंक्रीट सोल्यूशन या मैंने कोई कंक्लूडिंग टाइप का डिसीजन पे नहीं है। हमें पहली चीज समझ लेनी चाहिए कि अंकल धर्म का मुद्दा हमेशा ना जब भी आता है तो लोगों को तोड़ने का ही बात करता है सर। अरे तोड़ने की बात नहीं मैडम, देखिए आपके खिलाफ दुश्मन क्या कर रहा है, वो हिंदू बात करना है सर, जोड़ने वाला। तो आप फिर भाजपा के हिंदुत्व के साथ लग जाइए सब लोग, फिर क्या प्रॉब्लम है हमको? अरे बड़ा मुश्किल है। तो हम जब भाजपा सीधा हिंदुत्व को लेके खड़ा है, हमारे खिलाफ खड़ा है, अब अरे गलत नहीं, उसका विकल्प क्या है आपके पास? आप कैसे उसको हिंदुत्व को कैसे आप ये करेंगे? उसका क्या विकल्प है हमारे पास? अभी काशीराम जी के मिशन के बारे में बात कर रहे हैं, गैर राजनीतिक जड़ कैसे मजबूत होगी, पहले इसके ऊपर बात करो। गैर राजनीतिक तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल बता रहा हूँ कि हिंदुत्व की क्या गैर राजनीतिक है ये? नहीं, अगर आप देखिए, सुनिए, हमने जो कॉन्सेप्ट है, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें अशिक्षा की जो है, जो अशिक्षा सबसे मूल कारण है। आप ज्योतिबा फुले, अंबेडकर की मिशन, इनको आप समझने का प्रयास करो। उनका मिशन केवल रिलीजन कन्वर्सन नहीं था, उनका मिशन ये था कि लोगों को जागृत कर दो, लेट देम एलाइव। अगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो अपने अधिकार की बातें समझ लेंगे, उनके अपने स्टेप को बनाना सीख जाएंगे, कहाँ पर उनका हित है वो जान जाएंगे। पहले प्रशिक्षण तो दो, प्रशिक्षित तो करो, ट्रेनिंग तो दो। ट्रेनिंग सेंटर की बात करते हैं, ट्रेनिंग सेंटर देंगे, हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। अभी हम इसको ज्यादा इलोबरेट ना करते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि आज की चर्चा में बहुत अच्छा रहा है,
कि आज हमने काशीराम जी के मिशन पर, काशीराम जी ने उन्होंने गैर राजनीतिक जट को जो मजबूत करने की जो सोच बनाया है, और उन्होंने अधिकार माने अम्बेडकर, फूले और जितने सब लोगों को उन्होंने धरातल पर ला दिया, फिर से खड़ा कर दिया, उठा दिया। संत कबीर से लेकर संत रविदास सारे लोगों को उन्होंने धरातल पर ला दिए, जिसको छिपा रखे थे, दबा दिए थे, दबा दिया गया था। 1980 तक लोगों को इनके बारे में चर्चा तक नहीं होती थी, आज सब कोई चर्चा करना शुरू कर दिए। आज हरिचंद ठाकुर, सारे जितने संत महापुरुषों के आंदोलन है, इस पर चर्चा हो शुरू हो गया। हमें उससे सीख लेना है और सीख लेते हुए समाज के मनोबल को मजबूत करना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। फिलहाल अगर हम इस तरह करते हैं तो हमारा, और हमें जो हमें उसके पीछे जो सामाजिक आंदोलन को अगर हम पटरी पर फिर से वापस ले आए तो बाकी चीजें कामयाब हो जाएगी। सामाजिक आंदोलन के बगैर जब तक असमानता की व्यवस्था रहेगी, इसके बारे में सीख देना जरूरी है, इस पे बदलाव लाना जरूरी है कि हम भी इंसान हैं। ये जो मानव एक समान की जो बातें हैं, इसको हम ज्यादा से ज्यादा प्रोपेगेट करें, इसके माध्यम से हम लोगों में मनोबल को बढ़ा पाएंगे, समझे ना। तो इसलिए इतना तो सोच के चलिए कि हम ये कैडर सिस्टम को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे। कैडर सिस्टम इज ए कैडर सिस्टम, उसको सिस्टम के तहत डिस्कस करना आसान होता है। यहाँ पर तो हम आज उनके जयंती के ऊपर में यही कह सकते हैं कि आज हम माननीय काशीराम जी ने जो मिशन चला करके जो मानवतावाद का प्रयास किया, हम निश्चित रूप से उनके आभारी हैं और आज हम ऋणी हैं, और हमें उनके मिशन को कामयाब बनाने के लिए एकजुट होना होगा, संघर्ष के लिए तैयार करना होगा। प्रशिक्षण केंद्र खोलने ताकि अज्ञानता और अनजानापन को दूर किया जा सके। अभी भी हम लोग अज्ञानता और अनजानापन से 90% लोग ग्रसित हैं, जिसका लाभ ले रहा है, जिसके कारण से इस देश में जो कुव्यवस्था स्थापित है। यही मेरा कहना है। तो हम यही कहना आज की तारीख में बोला यही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब चर्चा ही हो गई, और बाकी तो भाई आप पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते, रिलीजन पे भी नहीं आते, सामाजिक आंदोलन भी अगर चलाएंगे तो किस तरीके से होगा, तो ये तो चलिए अब चर्चा में बैठ गए हम लोग। लेकिन ये आज आप सभी का स्पेशल धन्यवाद। ये प्रोग्राम को समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम में इस पर चर्चा करेंगे और पॉलिटिक्स करेंगे। हम बहुत जल्दी अब मानव समाज पार्टी का गठन कर रहे हैं। नहीं, थैंक यू। जब तक आप सोचेंगे ना तब तक आप हम उखड़ के फेंक दिया जाएगा, इस बात को सोचिए थोड़ा सा। नहीं, अरे भाई क्या अभी आप बैठे हैं, आपका जो आप सोचते रह जाएंगे। अभी देखिए हमारे कितने बड़े बड़े ये हो गए आज की डेट में। नहीं अभी भी तय, अभी आप बताइए इसमें जो है कौन एक गड़बड़ी हुई, बांध से टूटा। अरे वो तो समझ गया मैं। अभी ये बताइए कि अभी अब क्या हम करें, अभी कौन लीडरशिप, कौन लोग अभी उठाएंगे? काशीराम जी का जो कारवा है, काशीराम जी का कारवा है, कौन इनिशिएटिव लेगा बताइए, कैसे लेंगे आप, क्या सोच के लेंगे? बार बार कहता हूँ कोई चीज में हड़बड़ी नहीं है, बैठ कर नहीं हड़बड़ी। ओहो, पिछले 40 साल से हम काम कर रहे हैं। हम अभी आपकी हमारी उम्र क्या बची है बताइए ना मेरे को। आप क्या कहना चाहते हो? आप क्या कहना चाहते हो? हम क्या भाई मैं कहता हूँ आगे बढ़िए, और जिसका मुकाबला यही है कि आपके सामने जो एक बड़ी जो शैतानी जो ताकत जो हमने इस प्रोग्राम को समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं इस प्रोग्राम में। भी मानवता चलो मिलिए। जी शुक्रिया।